अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26. It's a direct attack. So, and it is not just for Muslims. I think all the minorities in the country need to be aware of this government's intent, of their intent to interfere with one's personal beliefs and religious institutions. तो आप सोचिए, ये ऐसी सरकार है जो अपने ही अलाइज से चर्चा किए बगैर बिल्स को लाती है। इस तरह से पिछले 10 साल कानून पास हुए इस देश में। आपको इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? जो सरकार में ना कोई एक मुस्लिम एमपी है, ना कोई एमएलए है, और उनकी मुस्लिम्स की प्रति क्या इनकी राजनीति रहती है। आज उनको मुस्लिम लेडीज का इतना चिंता है कि एक बिल लेके आ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। और इसमें कलेक्टर के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया है कि वो फैसला करेगा वक्फ है या नहीं है। तो कलेक्टर को क्या भरोसा है भैया उनका। दूसरी चीज के वक्फ डीड, जो जितनी भी वक्फ डीड है वो पर्शियन में है या उर्दू में है, वो वक्फ डीड पढ़ पाएगा कि जिसको भी फैसला करे वो। ये एक बहुत पुराना चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है। वक्फ की जो जमीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिला अधिकारी को दे देंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26. It's a direct attack. So, and it is not just for Muslims. I think all the minorities in the country need to be aware of this government's intent, of their intent to interfere with one's personal beliefs and religious institutions. So I think this is not what my country stands for. This is not what my constitution stands for, and we stand against this bill and we will oppose it tooth and nail. बिल के इंट्रोडक्शन से पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन ये सरकार अपनी पोलराइजेशन की राजनीति से बाज नहीं आती। किसी भी माइनॉरिटी को ये अमन शांति और चैन से जीना नहीं देना चाहती। आज हर एक माइनॉरिटी में इस सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि हर तरीके से जैसे रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करने में लगे हैं, ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी हावी होने में लगे हैं। सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के देशों में क्या हालात हैं, और ऐसे हालात हमारे देश में ना, क्योंकि ये हमारी एक डेमोक्रेसी है, संविधान को हम मानते हैं, जिसमें हर एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। अब क्या ज़रूरत है आपको कि किसी भी माइनॉरिटी के रिलीजन, धार्मिक चीज़ों में और धार्मिक स्थानों में और धार्मिक संस्थाओं में आपको इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? जो सरकार में ना कोई एक मुस्लिम एमपी है, ना कोई एमएलए है, और उनकी मुस्लिम्स की प्रति क्या इनकी राजनीति रहती है। आज उनको मुस्लिम लेडीज का इतना चिंता है कि एक बिल लेके आ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं, और इन चीजों से बाज हो। न केवल ऑपोजिशन ने रिएक्ट किया है, एनडीए के जो गठबंधन के सदस्य हैं, वो नायडू जी हों, वो चिराग पासवान हो, उन्होंने भी विरोध व्यक्त किया है। तो आप सोचिए, ये ऐसी सरकार है जो अपने ही अलाइज से चर्चा किए बगैर बिल्स को लाती है। इस तरह से पिछले 10 साल कानून पास हुए इस देश में। सोचिए उन कानूनों की क्या स्थिति है और देश को ये किस तरफ ले जा रहे थे। ये तो शुक्र है इस देश के वोटर का कि उन्होंने हमें 100 सीटें दी और इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें दी, 140 के ऊपर सीटें दी, कि आज हम रोक पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक मुसलमान सांसद न राज्यसभा में है न लोकसभा में है, वो वक्फ की अमेंडमेंट ला रही है। ये इससे बड़ा जोक, इससे बड़ा चुटकुला और क्या हो सकता है। ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, ये बिल्कुल वक्फ के खिलाफ है, और इससे सिर्फ वक्फों को तबाह करने की, औकाफ को तबाह करने की साजिश प्लानिंग के तहत ये है। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, सब में किसी से भी वक्फ को फायदा नहीं पहुंचता है, बल्कि सब वक्फ को खत्म करने वाली इसमें है। और इसमें कलेक्टर के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया है कि वो फैसला करेगा वक्फ है या नहीं है। तो कलेक्टर को क्या भरोसा है भैया उनका। दूसरी चीज के वक्फ डीड, जो जितनी भी वक्फ डीड है वो पर्शियन में है या उर्दू में है, वो वक्फ डीड पढ़ पाएगा कि जिसको भी फैसला करे वो ट्रांसलेशन ही भेजा जाएगा। तो 8 लाख वक्फ की ट्रांसलेशन में वक्फ डीड की कितने साल लगेंगे?
मुझे बताइए आप कि वक्फ डीड 50-50 सफ़े की है, फारसी में है, उर्दू में है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन में कितने साल, 10-15 साल तो अनुवाद में लगेंगे। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि जो वक्त से वाकिफ लोग हैं वही बोर्ड में रखे जाए, उन्हीं की जिम्मेदारी रखी जाए। और कहा कि औरतें, तो 2 औरतें तो पहले ही थे वहां पर हैं, वक्फ बोर्ड में 2 औरतें मेंबर होती हैं, उसके अलावा चेयरमैन होता है, और 2 हिंदू भाइयों को मेंबर उसने बनाया है। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है कि कोई मंदिर का बोर्ड है उसमें मुसलमान क्यों नहीं आ सकता, जो गुरुद्वारा का बोर्ड है वहां कोई मुसलमान क्यों नहीं है, जैन के मंदिर में मुसलमान क्यों नहीं है, ये खाली मुसलमानों के साथ क्यों है कि इसमें हिंदू भी साथ रहेंगे। बिल्कुल वेलकम, आए रहें, लेकिन हमें भी इजाजत दी जाए कि हम भी मंदिर के बोर्ड के मेंबर बन सके। अरे भाई, वक्फ जो कोई दान देता है अपनी जमीन तो खुद शर्तें बयान करता है, कंडीशंस के, इसी चीजों पर खर्च होगा। अगर उसने औरतों के लिए रखा उसमें शेख, उसमें दफा रखी है तो औरतों को मिलेगा, उसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, वह बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये मुसलमानों ने दी ये प्रॉपर्टी, वो है, इसके मालिक मुसलमान है। किसी भी कोई भी देता है वो दान देता है, वो जैसे यतीम खाने के लिए कोई भी जमीन दान दे दे तो अब वो थोड़ी कि आप उसको उसमें वहां पर बना लें कुछ और, वहां पे कोई शराब खाना खुल जाए, वहां पर हिसाब से बड़ा फायदा पहुंच रहा है सबको। कांग्रेस ही ने तो खेल शुरू किया, कब्जे जो 50% वक्फों पर जो कब्जे हैं गवर्नमेंट के, वो कांग्रेस ने करवाए हैं। लिहाजा मगरमच्छ के आंसू बहा रखा, सारी बेमारियां तो शुरू की भी नहीं है, और बीजेपी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है, उन्हीं के बनाए रास्ते पर चल रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। अब बीजेपी कहेंगे भाई आप कांग्रेस के बनाए रास्ते पर न चले, वरना आप मजबूर हो जाएंगे, फैसला नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है।